देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने लगी है। बीते दिन देश में कुल 2,62,891 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यह लगातार दूसरा दिन रहा जब एक दिन में 3 लाख से कम संक्रमित मिले हैं। इससे पहले रविवार को 2,82,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सोमवार को देश में कोरोना के मामलों में 3 रिकॉर्ड दर्ज हुए। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,22,227 लोगों ने कोरोना को मात दी। ये एक दिन में कोरोना से ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 8 मई को 3,86,000 लोग ठीक हुए थे। इस तरह पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड 1,63,000 की कमी हुई। इससे पहले 16 मई को इलाज करा रहे मरीजों के आंकड़े में 1,836 मरीजों की गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि मौत का आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला अभी भी है। सोमवार को देश में रिकॉर्ड 4,334 संक्रमितों की मौत हुई। एक दिन में जान गंवाने वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 7 मई को 4,233 लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। वहीं एमपी की बात करें तो सोमवार को 5,921 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 11,513 लोग ठीक हुए और 77 की मौत हो गई। अब तक 7.37 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 6.41 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,069 लोगों की मौत हो चुकी है। 88,983 मरीज ऐसे हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना को देखें तो यहां सोमवार को 6,577 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 13,865 लोग ठीक भी हुए और 149 की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 9.19 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 8,11,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 11,883 मरीजों की मौत हो चुकी है। 96,156 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो कोरोना के आंकड़े लगातार कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ब्लैक फंगस का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। तमाम खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर एस जादौन साहब हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ दीप्ति चौरसिया हैं और आदित्य नामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीप्ति, अगर बात की जाए कोविड के मामलों की, तो कोविड के मामलों में ओवरऑल जो गिरावट देखने को मिली है, ये बड़ी राहत की खबर है। नेशनल लेवल पर देखें तो आगे हम ये मान सकते हैं कि हम बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। बिल्कुल चंदन, जो गिरावट, बल्कि ये कहें कि स्टेट के लेवल पर भी इसमें काफ़ी राहत देखने को मिल रही है। अब जो पॉजिटिविटी रेट जो बढ़कर 17-18 जा चुका था, वो पहले जो है पहले 11 पर आया, 11 के बाद कल तक वो रेट 9 था और अब उसके बाद ये रेट जो है कम होकर 8.5 पर आ चुका है, जो पॉजिटिविटी रेट है। तो ये अपने आप में काफ़ी कम है। और उसके बाद जो केसेस हो रहे हैं वो जो लगातार 5 अंकों में जा रहे थे, वो भी अब लगभग कम हो गए हैं। भोपाल में अब 650 के आसपास पॉजिटिव केस आए। इंदौर और भोपाल 2 शहरों में अभी भी पॉजिटिव केस तो ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इनकी आबादी भी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा संक्रमित शहर थे दोनों। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हैं। अस्पतालों में भी स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हैं। सभी तरह की मेडिकल सुविधाएँ पहले की तुलना में काफ़ी मुहैया हो गई हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो ये है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी कम हुआ है। पॉजिटिव केस कम आ रहे हैं और ठीक होने वाले ज़्यादा हो रहे हैं। और बीच में जो 100 से ऊपर बढ़ चुकी थी मृतकों की संख्या, वो भी आंकड़ा घट के धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो सभी तरफ से राहत देने वाली खबर है। लेकिन अभी जो एक चीज़ और लगातार सताने वाली हो सकती है या चुनौती भरी हो सकती है, वो ये हो सकती है कि गाँव में संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और गाँव में उतनी टेस्टिंग भी नहीं हो रही है। तो अब उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, ये एक बड़ी चीज़ है। या फिर हो सकता है कि जिस तरीके से लहर अपने आप कम हुई है, कोरोना का जो कहर था वो अपने आप कम हुआ है, संक्रमण अपने आप कम हुआ है, तो शायद गांव के हालात अपने आप भी खुद ही रिकवर हो सकें। लेकिन स्थितियां गांव को लेकर अभी भी थोड़ी सी चिंताजनक है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर टेस्टिंग लोगों को पता नहीं है, लोग प्रॉपर अवेयर नहीं है वहाँ। जी डॉक्टर एस जादौन, क्या ये माना जाए कि जो पीक था ये दूसरी लहर का, वो अब गुजर चुका है, अब जो है हालात काबू में आएंगे यहाँ से? देखिए, ये हालात जो काबू दिख रहे हैं आपको, ये सब ये लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से जो सरकार ने कंट्रोल किया है उसकी वजह से हुए। अब जैसे ही इस कर्फ्यू को खोल देंगे ना, तो हो सकता है फिर वही पीक आने लगे। तो इसलिए सबसे बड़ा काम तो ये लॉकडाउन और जो कर्फ्यू है, जिससे कि आपस में लोग मिल नहीं पा रहे और ट्रेन और ये जो तुम्हारी बसें हैं वहां से ट्रेवल नहीं कर पा रहे,
और तरह तरह के फंक्शंस नहीं हो रहे जिसमें कि लोगों का गैदरिंग हो पाए। तो इस वजह से इस पे बहुत कंट्रोल हुआ है। और इसके साथ साथ जो अभी एक कमी और अभी भी जो डाउन दिख रहा है आपको रेट, इसमें ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग ये थोड़ी कम हो रही है। पहले ये ज्यादा हो रही थी। पहले सरकार ने क्या किया था कि फीवर क्लिनिक खोले थे और हर फीवर क्लिनिक से जो इसको भी फीवर होता था और वहाँ डेंटिस्ट डॉक्टर लगा दिए थे हर जगह, और टेस्टिंग ज्यादा हो रहा था। तो टेस्टिंग थोड़ा कम हो गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेस्टिंग कम होने से केसेस कम हो गए हों। तो हमें एक तो पहले जो पैसिव अप्रोच थी उसको एक्टिव अप्रोच में बदलना पड़ेगा। पैसिव अप्रोच ये थी कि लोग क्लिनिक आते थे, फीवर क्लिनिक पे आते थे, वहां जांच कराते थे। अब एक्टिव में क्या करना पड़ेगा, गांव-गांव जाके हमारे हेल्थ वर्कर्स जो है गांव-गांव जाएं और वहां इस तरह के फीवर के केसेस देखें, जुकाम के केसेस देखें, खांसी के केसेस देखें और उनकी टेस्टिंग करें। ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट आते हैं, उसके बाद ही सही कैलकुलेशन हो पाएगा कि एक्चुअल स्थिति क्या है। ठीक है, रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव। आदित्य, जैसे कि दीप्ति ने बताया कि गांव में लगातार जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जैसा डॉक्टर एस.एस. जादौन बता रहे हैं कि अब एक्टिव तरीके से सरकार को काम करना पड़ेगा। सरकार की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ग्रामीण इलाकों में कोविड मरीजों की पहचान करने के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में कल 65,000 टेस्टिंग हुई है। 65,000 टेस्टिंग में मरीज आए 6,577। मतलब अगर संक्रमण की दर देखें तो लगभग 10% के आसपास छत्तीसगढ़ की हो गई। हालांकि मौत के आंकड़े अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। 149 मौत कल भी रिकॉर्ड की गई। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत की बात है गाँव। पहले वेव में जो गांव ने अपने आप को सुरक्षित रखा था, सेकंड वेव में सबसे ज्यादा दिक्कतें कहीं हुई तो गांव में हुई है। दो कारण है इसके। देखिए, गांव में एक तो सबसे पहले कोविड के नॉर्म्स जो पहले थे, पहले साल लोगों ने पूरा किया, लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया। अब उसके बाद जब सेकंड वेव आई तो लापरवाही बहुत ज्यादा दिखने को मिली। इतने ज्यादा मरीज अब गांव में हो गए, दो चीजें हो रही। एक तो गांव में मरीज होने के बाद मौतें भी हो रही। किसी को वैक्सीन का पहला डोज लगा है लेकिन उसको कोविड था, ध्यान नहीं दिया गया, उसकी मौत हो गई। लेकिन गांव में ये भ्रांति आ गई कि वो वैक्सीन के चलते ग्रामीण की मौत हुई। तो गांव के गांव एक तरफा हो गए कि अब हमको वैक्सीन लगाना ही नहीं है। ये जो चीजें आ रही है वो सरकार के लिए ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं, दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ते जाएगा ये संख्या कम होती जाएगी, मौत का आंकड़ा भी कम होता जाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन होगा कैसे? गांव के लोग जागृत है ही नहीं। गांव के लोगों में बहुत ज्यादा दिक्कतें, उनके दिमाग में ये चीज आ गई है साफ कि अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे तो हमारे को ज्यादा दिक्कतें हो जाएगी, ज्यादा बीमारियां हो जाएंगी। ये जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं कुछ लोगों के द्वारा, उस पर सरकार को कंट्रोल करने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि वो कंट्रोल हो पाएगा तभी आगे वैक्सीनेशन का ड्राइव चल पाएगा। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। फिलहाल 1 लाख से कुछ कम अभी एक्टिव केसेस छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मौत जो है वो लगातार बढ़ रही है। जी, हमारे साथ ग्वालियर से हमारे सहयोगी विनोद भी बने हुए हैं। विनोद, ग्वालियर और आसपास के इलाकों में फिलहाल कोविड की क्या स्थिति है और वहां पर सरकारी जो प्रयास हैं वो कितने रंग ला रहे हैं? हाँ, देखिए चंदन, मैं बताऊं, अगर हम ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के इलाके की बात करते हैं तो ये बात सही है कि संक्रमण थोड़ा कम होता जा रहा है। जहां ग्वालियर जिले में पिछले 15 दिन पहले और 12 दिन पहले जो संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के आसपास थी, वो कल के सरकारी आंकड़ों में महज ग्वालियर जिले में 175 बताई जा रही है और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या भी लगभग 750 के करीब है। तो जो ग्राफ है वो बहुत नीचे गिरता जा रहा है और इतनी जल्दी गिर रहा है कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि आखिरकार महज 12-15 दिन में ही 1000 और 1200 से 175 तक कैसे आ रहा है। इसको लेकर कहीं न कहीं तमाम दूसरे जो दलों के नेता हैं वो सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों की क्या टेस्टिंग कम हो रही है विनोद? जैसा कि डॉक्टर एस.एस. जादौन भी कह रहे हैं कि टेस्टिंग कम हो रही है, क्या वाकई टेस्टिंग कम होने से आंकड़े कम हो रहे हैं या सच में जो है टेस्टिंग पर्याप्त हो रही है और आंकड़े कोविड मरीजों के ठीक होने की वजह से कम हो रहे हैं? जी विनोद, क्या टेस्टिंग कम हो रही है? हाँ, देखिए बिल्कुल, मैं बताऊं चंदन, जिस तरह से टेस्टिंग की बात कह रहा है प्रशासन, उसमें 3000 के आसपास रोज सैंपलिंग की जा रही है, जो कि ज्यादातर जिसमें शहरी इलाके के लोग हैं। ग्रामीण इलाकों की सैंपलिंग को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
तो सैंपलिंग का एवरेज तो लगभग वही है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं संक्रमण के वो थोड़े से कम हुए हैं। इससे लेके लोगों को राहत जरूर मिल रही है। लेकिन मैं ये बता रहा था आपको कि 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी ग्वालियर में, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांसद ने ये बात कही थी कि RAT जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है वो ज्यादा भरोसेमंद नहीं है, इसलिए आप RT-PCR की संख्या बढ़ाइए। और RT-PCR की संख्या प्रशासन ने कम की हुई है, बहुत ज्यादा सैंपलिंग उसकी नहीं की जा रही। RAT के आधार पर ही ये सैंपल हो रहे हैं, जो कुछ ठीक बताए जाते हैं और कुछ ठीक नहीं बताए जाते। जी दीप्ति, अगर बात की जाए प्रदेश की, तो अभी फिलहाल निश्चित तौर पर जो कर्फ्यू लगाया जा रहा है इसका फायदा हुआ है, और आने वाले दिनों में जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा तब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए ये जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, किसी तरह कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था, उसी के चलते ये जो सेकेंड वेव थी ये इतनी तेज़ी से इसमें कोरोना ने जो है इतनी तेज़ी से इतने सारे लोगों को जो है पॉजिटिविटी रेट इतनी तेज़ी से बढ़ा, मतलब इतने लोगों को कोरोना हुआ। तो कहीं ना कहीं पब्लिक तो अवेयर थी ही नहीं इस चीज़ के लिए, न प्रशासन था। और सरकार भी जब कोरोना की पहली वेव खत्म हुई तो उसके बाद सरकार ने भूमाफियाओं के खिलाफ मुहिम, माफियाओं के खिलाफ मुहिम और तमाम सारे दूसरे सरकारी कामकाज या कहें कि प्रशासनिक कामकाज में सरकार भी लग गई। तो किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया कि कोरोना अभी गया नहीं है। तो यही वजह रही कि सेकेंड वेव इतनी परेशान करने वाली रही। और जब कोरोना कर्फ्यू खुलेगा तो वापस कहीं ना कहीं केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी जो म्यूटेशन हुआ है वायरस का वो ये नहीं कह सकते कि उसका अटैक कम हो गया हो, क्योंकि अभी चूंकि लोग आपस में नहीं मिल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी है, लोगों का मिलना जुलना नहीं हो रहा, बाजार बंद है, सब कुछ बंद है। तो ये वजह है कि अब धीरे धीरे संक्रमण कम हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि खुलने के बाद, बाजार खुलने के बाद संक्रमण बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार कोशिश तो कर रही है कि 1 बाय 1 सब कुछ अनलॉक किया जाए। लेकिन वो अनलॉक करने के पहले किस तरह की स्थितियां होंगी ये एक बार जरूर देखना होगा, क्योंकि कोरोना पे किसी चीज से कंट्रोल हुआ है तो लॉकडाउन से ही हुआ है, और वो भी छोटे मोटे लॉकडाउन से नहीं बल्कि लगभग पूरे 1 महीने के लॉकडाउन के बाद कंट्रोल। जी निश्चित तौर पर, और लॉकडाउन स्थायी समाधान नहीं हो सकता है, स्थायी समाधान वैक्सीनेशन है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को क्या लेकर स्थिति है और किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, इस पर हम बात को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी से गुजारिश है हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कोविड पर नियंत्रण पाने में लॉकडाउन एक असरदार हथियार साबित हुआ है, लेकिन ये हथियार स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद फिर मामले बढ़ने की आशंका है। ऐसे में वैक्सीनेशन ही एकलौती ऐसी चीज है जो कि हमें स्थायी समाधान दे सकती है, हमें स्थायी बचाव कर सकती है। डॉक्टर SS जादौन हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां हैं, जैसा कि आदित्य नामदेव भी बता रहे थे, अभी तक वो रफ्तार नहीं पकड़ पाया है वैक्सीनेशन जो कि होना चाहिए था। ऐसे में आगे किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं? डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर जादौन, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है। आदित्य, अगर बात की जाए, आप वैक्सीनेशन सेंटर के पास मौजूद हैं, वैक्सीनेशन की स्थिति छत्तीसगढ़ में फिलहाल कैसी है और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम है, ये वैक्सीनेशन सेंटर है, देख सकते हैं आप। इसी वैक्सीनेशन सेंटर पे 18 से 44 साल के बीच के जो युवा हैं, देखिए वैक्सीनेशन हो रहा है इनका। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं वैक्सीन की। देखिए एक अपडेट और आपको बताना चाहूँगा, ब्लैक फंगस से 2 और मौत हो गई छत्तीसगढ़ में। तो ब्लैक फंगस का लगातार खतरा है। एक मौत कोरिया में हुई है और एक मौत जो है वो भिलाई में हुई है। तो भिलाई में 2 मौत हो गई, एक रायपुर में मौत और एक कोरिया में मौत। टोटल 4 मौतें अभी तक ब्लैक फंगस से हो चुकी है। वैक्सीनेशन को लेकर देखिए जितना उत्साह 18+44 में APL का देखने को मिल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 अलग अलग कैटेगरी बनाई, फ्रंटलाइन वर्कर्स, BPL, APL और अंत्योदय। अंत्योदय जो है और BPL वर्ग उतना उत्साहित नहीं है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर्स और APL ये दोनों बहुत ज़्यादा उत्साहित है, लेकिन इनको वैक्सीन मिल नहीं रही, क्योंकि सरकार ने प्रतिशत तय कर दिया है। APL को जो है केवल 16% और फ्रंटलाइन को 20%। यही वैक्सीन जितनी भी आएगी ये प्रतिशत उनको मिलेगा। लेकिन दिक्कतें ये हो रही कि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ टीका ऐप लॉन्च की है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो APL वाले ही करवा रहे हैं। लेकिन
सीमित मात्रा में उनके लिए केवल 16% जितनी भी वैक्सीन आएगी उसका 16% उनको मिलेगा। वो आकर वापस चले जाते हैं, रजिस्ट्रेशन उनका 10-12 दिन के बाद उनकी डेट मिल रही है। दिक्कतें तो आ रही हैं। सरकार से कहा है कि जो वैक्सीन है उसकी बर्बादी नहीं होनी चाहिए, अगर किसी कैटेगरी में उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो बाकी लोगों को मिलनी चाहिए। देखिए बर्बादी ये नहीं होती, बर्बादी ये है कि आप अगर एक वाइल है तो एक वाइल में आप 10 लोगों को इंजेक्शन लगा सकते हैं। एक वाइल में अगर 8 लोग को वैक्सीन लगी तो केवल 2 ही तो बचेगा आपके पास। वाइल तभी खुलेगा जब 5 से ज्यादा लोग होंगे। बर्बादी सिर्फ 2 या 3 उसकी इंजेक्शन की होती थी, उस बर्बादी को रोकने के लिए हाई कोर्ट ने कहा। तो बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। वाइल तभी खोलते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स भी यहाँ पर हैं, जब 10 में से कम 6-7 लोग इनके पास रहते हैं, उसके बाद ही वाइल खोला जाता है। और 3-4 बच भी गया और किसी दूसरे को लग गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं एपीएल परिवारों के लिए और मेहनत करने की यहाँ पर जरूरत है सरकार को, क्योंकि जो जागृत है, जो चाह रहा है वैक्सीन लगे, उसको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। जो नहीं चाह रहा है वैक्सीन लगाने के लिए, उसके लिए वैक्सीन यहाँ पर खराब हो रही है। इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि वैक्सीन भी कम आई, सुधारने की जरूरत है। दीप्ति, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन की रफ्तार कितनी संतोषजनक कही जा सकती है और आगे क्या चुनौतियां होंगी? बहुत संतोषजनक तो नहीं कही जा सकती है। और जो शहर है, शहरों में तो तब भी वैक्सीनेशन हो रहा है। अभी तक 4 दिन लगता था, अब सरकार की कोशिश है कि कल से इसको हर हफ्ते, पूरे हफ्ते का वैक्सीनेशन किया जाए। और इसमें भी अभी यह है कि 5 लाख लोगों को सेकेंड डोज नहीं मिला है। 45+ में तो ठीक ठाक वैक्सीनेशन हो चुका है, फर्स्ट डोज का 60+ में ठीक हो चुका है। लेकिन जो 18+ वाले हैं उसमें अभी वैक्सीनेशन की रफ्तार किन्हीं न किन्हीं कारणों से कम हो रही है, या तो वैक्सीन कम पड़ जा रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, या फिर रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, या वैक्सीनेशन सेंटर रजिस्ट्रेशन के बाद बहुत दूर होता है तो लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है। तो इस तरह की तमाम सारी दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में तो वैक्सीन ही अभी इतनी नहीं है कि उस तेजी से वैक्सीनेशन किया जा सके। और जो स्थितियां हैं वो टेस्ट की भी बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी नहीं है। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार को कहीं ना कहीं और बढ़ाना होगा, क्योंकि जो कोरोना कर्फ्यू है उसके जरिए किसी तरह से इन्फेक्शन को तो कंट्रोल किया गया है, लेकिन इसको परमानेंटली कंट्रोल नहीं किया गया है, क्योंकि कर्फ्यू के चलते इन्फेक्शन की दर कम हुई है। इसको कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन से ही कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसे कि सरकार खुद कहती है कि लॉकडाउन जो है आखिरी विकल्प नहीं है, लॉकडाउन परमानेंट विकल्प नहीं है, आखिरी विकल्प है। तो कहीं ना कहीं अब वैक्सीनेशन को बढ़ाना होगा, जिससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़े। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो तो चेन अपने आप उसकी ब्रेक हो सकती है, और जो तीसरी वेव की बात की जा रही है उससे भी बचा जा सकता है। डॉक्टर जादौन, वैक्सीनेशन को लेकर के आपने जाना कि किस तरह से हमारे सहयोगियों ने बताया कि फिलहाल अभी स्थिति जो है संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। कई तरह की विसंगतियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। तब तक जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम मजबूत स्थिति में नहीं पहुंच सकते जब तक वैक्सीनेशन हम बड़ी से बड़ी आबादी को नहीं लगा लेंगे। ये बात सही है कि वैक्सीनेशन बड़ी से बड़ी आबादी को लगा देंगे तब कहीं पर 50% के करीब कंट्रोल होगा और कोरोना का। अभी जो कर्फ्यू के कारण कंट्रोल, और इसके लिए सबसे बड़ी बात मेरे समझ में जो आ रही है, एक तो जो इससे मोबाइल से या जिससे जो भी ऐप डाउनलोड करके ये लोग करते हैं, तो उससे जो पढ़े लिखे लोग हैं या मोबाइल फ्रेंडली हैं, वो लोग तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और स्लॉट अलॉट हो जाता है और वो वैक्सीनेशन करा लेते हैं, उनको भी दिक्कत आ रही है। लेकिन गांव के लोग जो हैं, जो जानते नहीं हैं उसको, प्रोसेस को, कि कैसे स्लॉट अलॉट कराना है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, मोबाइल से कैसे अप्रोच करना है ऐप को, तो उनके लिए हमेशा दिक्कत बनी रहेगी। चाहे वो कितनी भी अच्छा उसे कर लें, लेकिन वो उस प्रोसेस को ही नहीं जानते, हाउ टू अलॉट द स्लॉट। तो उन लोगों के लिए तो आपको एक्टिव इम्यूनाइजेशन पे जाना पड़ेगा, गांव-गांव जाके, और वैक्सीनेशन का होगा। हमको करना है ही, हमको 100% पॉपुलेशन का अगर करना है, 18 से 45 साल के पॉपुलेशन का करना है, 45 से 90 साल और जो भी ऊपर की पॉपुलेशन है उसका करना है। तो जब हमें सारी पॉपुलेशन का करना है तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन करके, गांव-गांव जाके, अप्रोच बना के, और अभी ये जब तक वैक्सीन की कमी है, थोड़ी कम वैक्सीन है, तो इस तरह से कर सकते हैं जैसे कर रहे हैं। और उसके बाद जब लोग बच जाएंगे तो उनको गांव-गांव या घर-घर जाके वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, तभी वैक्सीनेशन होगा। ठीक है। विनोद, ग्वालियर और आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? क्या ग्रामीणों में कोई उत्साह देखने को मिल रहा है? शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में किस तरह का अंतर देखने को मिलता है? हाँ देखिए चंदन, मैं बता दूं, अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं तो ग्वालियर शहर में ही बहुत कम संख्या में वैक्सीनेशन हो पा रहा है। ग्रामीण इलाका तो अभी बहुत दूर की बात रही। ग्रामीण इलाकों में 1-2 तहसील हैं, जैसे डबरा है, भितरवार है। ग्वालियर जिले की अगर मैं बात करूं
या फिर भिंड जिले की बात करूं या मुरैना या श्योपुर दतिया किसी भी जिले में हम ब्लॉक लेवल पे बात करते हैं तो वहां जरूर एक एक दो दो सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। सरकार को कहीं ना कहीं सरकार के पास देखिए सिस्टम की कमी नहीं है, सरकार के पास जो मैन पावर है उसकी कमी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े अभियान पोलियो जैसे अभियान सरकार ने चलाए हैं और उस पर सफलता भी पाई है। पूरी टीम संगठित रूप से काम करती भी है, ये भी हमने देखा है। जब भी कैंप लगते हैं तो कहीं ना कहीं अभी हमारे प्रदेश में वैक्सीन की कमी है, इस बात को स्वीकार करना होगा। और वैक्सीन जब पर्याप्त मात्रा में होगी तो अलग अलग टीमें बनाकर, जैसा कि पूर्व रिटायर्ड CMHO जादौन भी बता रहे थे कि इस पर बहुत जल्दी सफलता पाई जा सकती है और जन जन तक वैक्सीनेशन का काम किया जा सकता है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ग्वालियर में जो 18+ का वैक्सीनेशन है वो रोज 14 या 1500 लोगों को ही हो पा रहा है। ऐसे में ये भी बताया गया कि अभी आने वाले 10-12 दिन तक केवल कोविशील्ड ही लगेगी, कोवैक्सीन है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी वैक्सीन की कमी है और सरकार लगातार ये कह रही है कि जून जुलाई में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन होगी। तो ये बहुत लंबा पीरियड, अभी 2 महीने तक इंतजार करना काफी मुश्किल है, क्योंकि दहशत में अभी लोग हैं। कोरोना की जो तीसरी लहर है उसको लेकर लोग अभी आशंकित हैं, तो वैक्सीनेशन जल्दी और समय पर होना जरूरी है। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन समय पर होना बेहद जरूरी है, तभी जाकर के इस लड़ाई को जो है निर्णायक तरीके से जीता जा सकता है। अगर बात की जाए कोविड से जुड़ी एक बड़ी समस्या की जो सामने आ रही है वो है ब्लैक फंगस की। दीप्ति, अगर ब्लैक फंगस के मामलों की बात करें तो प्रदेश में मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी दिखती है? देखिए, ब्लैक फंगस को लेकर सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि पोस्ट कोविड केयर के साथ साथ ये एक बड़ी बात सामने आ गई है। तो ब्लैक फंगस को लेकर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, डॉक्टरों के साथ भी चल रही है। और आज ही सरकार ने ये कहा है कि जो प्राइवेट ENT डॉक्टर्स हैं उनकी भी, वो भी सब मिलकर पूरी एक मुहिम चलाएंगे। और इसमें सबसे पहले ब्लैक फंगस को लेकर ये तय किया जाएगा कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, किस तरह के मरीजों को ये ज़्यादा हो रहा है, और क्या है शहरी क्षेत्र में ज़्यादा फैला हुआ है या ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है, इसके लक्षण क्या हैं। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले फाइंड आउट किया जाएगा। जब ये सारी चीज़ें तय होंगी तो उसके लिए बाकायदा एक गाइडलाइन तैयार की जाएगी और लोगों को अवेयर किया जाएगा। इसके अलावा जो 5 मेडिकल कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर, रीवा, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के, यहाँ पहले ही जो है मुख्यमंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि ब्लैक फंगस का इलाज पूरा सरकार कराएगी। और इन 5 मेडिकल कॉलेज को उसके लिए जो है इंश्योर किया गया है और वहाँ पर जो है अलग से वार्ड भी बना दिए गए हैं और कई सारे पेशेंट का, कई सारे मरीजों का वहाँ पर इलाज शुरू हो चुका है। तो ब्लैक फंगस को एक चुनौती की तरह फिलहाल लिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले उसके लक्षण देखना, किस तरह के मरीजों को हो रहा है ये देखना, फिर उसके लिए गाइडलाइन तैयार करना। और हॉस्पिटल्स तो चूंकि उसके लिए फिक्स हो चुके हैं और बाकी अस्पतालों में भी उसका इलाज किया जाएगा। 5 तो डेडिकेटेड मेडिकल कॉलेज तैयार ही हो चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें मिलने वाली जो दवाएं हैं उसकी अभी से ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है, वो अभी से उसका शॉर्टेज शुरू हो चुका है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती ये भी होगी कि इतनी सारी चीजों के बीच, इतनी मेडिकल सारी टेक्निकल चीज़ों के बीच में सरकार इसकी कालाबाजारी को, प्रशासन इन दवाओं की कालाबाजारी को किस तरह से रोकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इलाज के समय सबसे बड़ी समस्या रेमडेसिविर को लेकर भी यही आ रही थी कि उसकी ब्लैक मार्केटिंग इतनी ज़्यादा थी या फिर उसकी शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोगों को प्रॉपर मिल नहीं पा रहे थे। और उसी तरह की समस्या ब्लैक फंगस को लेकर भी आ रही है। तो इलाज के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि इसके साथ में प्रशासन इन दवाओं को प्रॉपर लोगों को किस तरह से मुहैया कराएगा। ठीक है डॉक्टर जादौन, अगर बात की जाए ब्लैक फंगस की तो निश्चित तौर पर सावधानी ही बचाव है। कौन कौन से ऐसे मरीज हैं जिनमें ब्लैक फंगस होने की जो है आशंका बहुत ज्यादा होती है, उन्हें किस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, मेडिकल में ये कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये सिद्धांत ब्लैक फंगस पे तो बिल्कुल लागू होता है, क्योंकि ये बहुत रेयर डिसीज है और जब से कोरोना चालू हुआ है तभी इसे जो थोड़ा नॉलेज में आई है ज्यादा, वैसे बहुत कम होती थी। तो सबसे पहले तो इसका हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है जी। मरीज जो कोविड से परेशान है या कोविड की वजह से जो भर्ती हो जाता है तो उसके साथ अटेंडेंट नहीं होता। पहली बात तो ये होती है, कोविड के मरीज दूसरे मरीजों से इसलिए डिफरेंट है कि वो अकेला होता है, उसके साथ उसके घर का कोई अटेंडेंट नहीं होता। तो अटेंडेंट नहीं होता तो उसका माउथ वाश नहीं होता, नोज वाश नहीं होती, आई वाश नहीं होती अच्छे ढंग से, तो इन्फेक्शन होने की संभावना ऐसे मरीज में ज्यादा रहती है, क्योंकि उसको जो केयर है वहां पे होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो डायबिटिक मरीज हैं उनमें इस तरह का इन्फेक्शन ज्यादा होता है जी। तो कोरोना के काल में
मतलब डायबिटिक जो मरीज हैं उन्हें खास ख्याल रखना है, और जो पेशेंट कोविड से ठीक होते हैं उन्हें हाइजीन का बेहद ख्याल रखना है, क्योंकि ये फंगस है और ये हाइजीन की कमी से फैलता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।